गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्राध्यापक शैलेंद्र सिंह, NES जूनियर कॉलेज भिवंडी। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी, लेखिका आशा रानी बोरा, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेखिका आशा रानी का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। श्रीमती आशा रानी बोरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रकारिताओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं में लेखक की नई धारा को जन्म दिया है। आपकी रचनाओं ने लेखक की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं लेखिका की प्रमुख कृतियां। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि लेखिका की प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं विधा परिचय। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिज्ञों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों में तत्कालीन साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अब आइए इसके बाद हम सुनो किशोरी पाठ का परिचय देखते हैं। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय,
अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। तो बच्चों, इस पाठ परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पेज नंबर 41 पर पहला परिच्छेद। पहले प्रकट वाचन करते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वह भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? आइए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी वोरा ने अपनी बेटी सुगंधा का पत्र पाने पर खुशी जताई है, जिसमें सुगंधा ने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। वह बात लेखिका को पसंद आई है। लेखिका यहाँ सुगंधा से कहती है कि जहाँ भी जिस बात पर भी असहमति हो, वहाँ समझाने का उसे पूरा अधिकार है। इससे गलती समझ में आएगी और रास्ता खुलेगा। एक दूसरे से बातें करने में संकोच कैसा? एक दूसरे से बातें करने पर परस्पर आदान प्रदान से राह निकलती है। इसीलिए परिवार में एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, संभाषण होना चाहिए। बातचीत से मन की बातें बाहर आती हैं और समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यहाँ लेखिका आशा रानी वोरा कहना चाहती हैं कि किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। देखिए छात्रों, इसी उम्र से बालक बालिकाओं के
बनने बिगड़ने की शुरुआत होती है। इसलिए इसी उम्र में अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज के बदलते परिवेश के कारण हमारे समाज के किशोरियां, उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिससे वे किसी भगावे में आकर किसी मुसीबत में न आए, न फंसें। इसके लिए लेखिका अपनी बेटी का पत्र पाने पर खुशी जताई है कि उसने अधिकार की दो तरफा बात कही है। अधिकार की बातें लेखिका को पसंद आती हैं। तो चलिए अब अगले परिच्छेद की तरफ अग्रसर होते हैं। अगला परिच्छेद देखिए। मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़ा फैलाकर धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छक बिछत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर तो तुम्हारा आधार है। उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं तोड़ना है। इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ को हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। डैना, पंख। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता। धरती पर निगाह रखना, मुहावरा। वास्तविकता से जुड़े रहना। अवांछित, जिसकी इच्छा न की गई हो। छत बिछत, बुरी तरह से घायल। जर्जर, जो कमजोर या बेकार हो। आइए अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका आशा रानी जी ने अपनी बेटी सुगंधा पर विश्वास जताया है और ऐसी बेटी
कि माँ होने पर गर्व महसूस किया है, जो अपने अधिकार की बात उठाती है और जीवन में सफल होने के लिए आकाश में छोटे छोटे पंख फैलाकर ऊंचे सपने देखा करती है। प्यारे छात्रों, जीवन में सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन वह सपने वास्तविक होना चाहिए। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन वे सपने दीवा स्वप्न नहीं बल्कि वास्तविक होने चाहिए और वह सपने पूरे करने के लिए यथोचित प्रयास करने चाहिए। और जब तक सपने पूरे न हो जाएं, तब तक शांत नहीं बैठना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लेखिका कहती है कि इन ऊंचाइयों में फैले पंखों को वास्तविकता से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। केवल डोर को मजबूत करना चाहती हूँ ताकि ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। लेखिका सुगंधा से कहती है कि ऊंचे सपने जरूर देखो, पर वह वास्तविकता से जुड़े होना चाहिए। लेखिका यहाँ पर यह भी कहती है, उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर, क्योंकि अगर धरती से जुड़ी डोर टूट गई तो किसी अनजानी अवांछित जगह पर गिरकर पंख बुरी तरह घायल हो जाएंगे। लेकिन लेखिका का अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। उसे मालूम है उनकी बेटी समझदार है, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी लेखिका सुगंधा को सावधान रहने के लिए कहती है। लेखिका कहना चाहती है, इस किशोरावस्था में सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरनी चाहिए, उसी धरती पर जो हमारा आधार है। उसमें हमारे परिवेश, हमारे संस्कार का, हमारे सांस्कृतिक परंपरा का, हमारे सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा हुआ है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आजकल के बच्चे पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं को तुच्छ समझते हैं। हर एक की धारणा अलग अलग है, लेकिन हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है और अच्छी परंपराओं को नहीं। यह बात हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। तो छात्रों, आइए अब अगले परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो न तुम? नहीं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोजकर लाना, उसे जरूर पढ़ना।
यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। तो आइए बच्चों, अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका ने परंपरा और रूढ़ि के बारे में अपनी बेटी को समझाया है। परंपरा और रूढ़ि के बारे में अपनी बेटी को समझाया है। लेखिका सुगंधा से कहती है कि हमारी परंपरा और रूढ़ि को जानने के लिए या समझने के लिए हमारे संस्कृति से संबंधित पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस आयु में, किशोरा अवस्था में, हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को समझना ही चाहिए। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति एवं परंपरा प्रसिद्ध है। आज के बदलते परिवेश में सबकी जीवन शैली अलग हो रही है। फिर भी भारतीय संस्कृति के कारण या परंपरा के कारण भारत देश में विविधता में एकता दिखाई देती है। इसका अनुकरण करने के लिए पुराने साहित्य इस उम्र में पढ़ने चाहिए। बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर उन्हें हमें सोच समझकर अपनाना है। सिर्फ दूसरों का अनुकरण करके, अनुकरण अर्थात नकल, सिर्फ दूसरों की नकल करके बिना सोचे समझे, बिना पहचाने नया अपनाने से लाभ होने के बजाय हानि हो सकती है। इस प्रकार लेखिका ने इस परिच्छेद में सुगंधा को रूढ़ि और परंपरा के बारे में समझाया है। तो चलिए इसके बाद आगे का परिच्छेद देखते हैं। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं
कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ि में ढालना। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति, नीति, रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ि की तरह स्थिर नहीं हो सकती। तो आइए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका ने सुगंधा को नए मूल्यों तथा नई परंपराओं, रूढ़ियों के बारे में समझाया है। लेखिका कहती है कि पश्चिमी देशों का हर मूल्य हमारे लिए हर मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्यों को छोड़कर अच्छे और समाज उपयोगी मूल्यों को अपनाना चाहिए। देश का युवा राष्ट्र की शक्ति होती है। अगर इसकी ऊर्जा का सदुपयोग हो तो राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि देश का युवा दिशाहीन क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण यही है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को आत्मसात करने के पीछे भाग रहे हैं। भारतीय संस्कृति से वर्तमान पीढ़ी कोसों दूर हो चुकी है। नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की ही रीति, नीति, रूढ़ी है। इसी पुरानी मान्यताओं में युवा जकड़ गया है। सामाजिक विषमताओं के कारण
परिवार टूट रहा है। पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं। लेखिका सुगंधा को समझाते हुए कहती है, लेखिका सुगंधा को समझाते हुए कहती है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों को जोड़ने वाली निरंतर गतिशील धारा परंपरा है, जो रूढ़ि की तरह स्थिर नहीं हो सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। पेज नंबर 42। यही अंतर है दोनों में, यही अंतर है दोनों में। रूढ़ि स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। रूढ़ि स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भारा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। तो आइए बच्चों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा को समझाते हुए रूढ़ि और परंपरा का अर्थ स्पष्ट किया है। इस परिच्छेद में लेखिका ने अपनी बेटी सुगंधा
को समझाते हुए रूढ़ि और परंपरा का अर्थ स्पष्ट किया है। लेखिका यहाँ पर कहती है कि रूढ़ि स्थिर है और परंपरा निरंतर गतिशील है। परंपरा एक निरंतर बहता प्रवाह है जो काल बाह्य रूढ़ि को हटाकर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्यों को साथ लेकर चलता है। इसीलिए टूटे फूटे मूल्यों को यथासाध्य अनुकरण करने से लाभ होने के बजाय हानि ही हो सकती है। जो पुरानी रीति रिवाज मान्यता है उसमें अच्छी बातों को छोड़कर नए अच्छे मान्यताओं को अपनाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी पुरानी रीति रिवाज मान्यता है उसमें जो हमको अच्छे मानदंड दिखते हैं, बुरी बातों को छोड़कर उसमें हमें उससे अच्छी बातें अपनानी चाहिए। जो पश्चिमी मूल्य हमारी संस्कृति के धरती के अनुकूल नहीं हैं, उनका जैसे का तैसे उपयोग नहीं करना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता, बहुत से लोग जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, जैसे का तैसे हूबहू उसको अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहती है कि पश्चिमी मूल्य हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं, उनका जैसे का तैसा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। वे यहाँ नहीं उगाए जा सकते, वो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। वे हमारी देश की धरती पर जैसे के तैसे नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे भी तो नहीं उगेंगे, फलीभूत हो भी गए तो जल्द ही झड़ जाएंगे। ये फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। कवित्री कहना चाहती है कि पश्चिमी सभ्यता को जैसे का तैसा हमें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे देश की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश तुम्हारे लिए अनिष्ट हो गया है। मुझे लगता है कि पत्र का यह अंश तुम्हारे लिए अनिष्ट हो गया है। लेकिन यह मौलिक जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, जिससे वह अपने संस्कारों को अच्छी तरह जान सके।
तो इस तरह इस परिच्छेद में लेखिका ने रूढ़ि और परंपरा का अर्थ समझाया है। तो बच्चों, इस वीडियो सुनो किशोरी लेखिका आशा रानी बोरा भाग 1 में इतना स्पष्टीकरण हम पढ़े। अब इसके बाद का परिच्छेद शेष हम भाग 2 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो भाग 1 में बस इतना ही। धन्यवाद।